Good morning, students. Online classes में I welcome to all of you. जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी BA B.Ed BSc B.Ed 4th ईयर में आप पढ़ रहे हैं महिला सशक्तिकरण। प्रशिक्षणार्थियों, महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत आपने पढ़ा कि सशक्तिकरण से सीधा अर्थ किसी व्यक्ति को शक्ति या सत्ता प्रदान करने से है। किसी व्यक्ति में वह क्षमता, वह योग्यता उसको अर्जित कराने से है। प्रशिक्षणार्थियों, अब सवाल ये उठता है कि महिलाओं को वह क्षमता, वो शक्ति, वो योग्यता किस प्रकार से प्रदान की जाए जिससे कि वो अपने जीवन को सफलतापूर्वक जी सके। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को सबसे अधिक जो मुसीबत और दुख का सामना करना पड़ता है वो है हमारे देश की महिलाओं की सामाजिक स्थिति का होना, हमारे देश की सामाजिक संरचना का होना। इसके बाद आती है बात महिलाओं की आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना। इसके बाद महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति परिवारजनों के द्वारा लापरवाही बरतना या महिलाओं को कुपोषित या महिलाओं को कुपोषण का शिकार होना या महिलाएं कुपोषित होना, ये प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से महिलाएं अभी तक सशक्त नहीं हो पाई हैं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमें कुछ उपाय ढूंढने होंगे जिससे कि हम महिलाओं को वो शक्ति प्रदान कर सकें, वो सत्ता प्रदान कर सकें जिस पर पुरुष का एकाधिकार है, या पुरुष प्रधानता वाली या पितृसत्तात्मक वाली उस सोच को बदला जा सके। प्रशिक्षणार्थियों, आपसे महिला सशक्तिकरण के बारे में बातचीत चल रही है और इसी के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस मार्ग में कुछ बाधाएं आ गई हैं, तो उन बाधाओं पर चर्चा कर लेते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ये महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं, नंबर 1 बाधा है भारतीय सामाजिक संरचना का होना। प्राचीन काल से ही हमारे देश में पुरुष प्रधानता वाला समाज है। प्रशिक्षणार्थियों, पुरुष प्रधानता वाले इस सामाजिक संरचना में महिलाओं को दोयम दर्जा प्रदान किया गया है। ये महिलाओं को जो दोयम दर्जा प्रदान करना, महिलाओं को पुरुषों से हीन समझना, महिलाओं को पुरुषों से कमजोर समझना, महिलाओं को मानसिक शारीरिक रूप से पुरुषों के मुकाबले में कमतर आंकना, कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले में
उनकी बुद्धि लब्धि कम काम करती है। क्यों? कि महिलाएं भावुक होती हैं, भावनाओं में बह जाती हैं और कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा पुरुष उनको बहका सकता है, लालच दे सकता है। इस प्रकार की तोहमतें, इस प्रकार के इल्जामात महिलाओं के ऊपर लगाए जाते हैं। महिलाओं को शारीरिक रूप से पुरुष की इस सामाजिक संरचना में कमजोर आंका जाता है कि उसकी शारीरिक बनावट पुरुषों के मुकाबले में कमजोर है। वो पुरुषों के जैसी कठोर नहीं है, कोमल है। उसके अंग, उसका शरीर पुरुषों के शरीर के मुकाबले में कोमल है, कमजोर है। ये हमारी सामाजिक संरचना, जिसमें पुरुष की प्रधानता वाला समाज निर्मित किया गया है। पुत्र के जन्म होने पर जश्न का माहौल, बेटी के जन्म पर मातम का माहौल, सन्नाटा छा जाता है, मातम छा जाता है। पुत्र पैदा हुआ है तो वो स्वर्ग में ले जाएगा। जीवित पुत्र के देखने मात्र से माँ बाप को जन्नत मिल जाती है, स्वर्ग में की प्राप्ति होती है। वो परिवार का पालन पोषण करने वाला है, परिवार का संरक्षक है। माता पिता की मृत्यु होने पर चिता को मुखाग्नि देने वाला है, पिंडदान करने वाला है। महिलाओं को इन सब से वंचित कर दिया गया है। प्रशिक्षणार्थियों, कोई धार्मिक कर्मकांड हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या पारिवारिक जिम्मेदारी के कार्य हो, व्यावसायिक कार्य हो, शैक्षिक कार्य हो, सब कार्यों में पुरुष की प्रधानता ही है। ये जो हमारी सामाजिक संरचना है, ये सामाजिक संरचना महिलाओं को सशक्त करने में एक बहुत बड़ी बाधा है। प्रशिक्षणार्थियों, इस सामाजिक संरचना को, जिसमें महिलाओं को उसके बहुत सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया है, सामाजिक संरचना के अंतर्गत दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है, ऐसी कुरीतियां भी हैं, कुप्रथाएं भी हैं, जिनका समाज को पालन करना पड़ता है और उनके पालन करने से महिलाओं की स्थिति दिनों दिन गिरती जाती है। इसलिए महिलाएं सशक्त नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि हमारे देश की सामाजिक संरचना इस प्रकार की है। उसके दहेज के लिए रकम इकट्ठी करो, इसलिए छोटी उम्र में बाल विवाह कर दिए जाते हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, घर की चार दीवारी में अंदर कैद करके रखा जाता है, पर्दे में रखा जाता है। और आप देखते हैं धार्मिक क्रियाकलापों से बहुत सारे मंदिरों में महिलाओं की आने की मनाही है, बहुत सारी मस्जिदों में महिलाओं के आने की मनाही है। उन मस्जिदों में, उन मंदिरों में
महिलाएं नहीं आ सकती, जिन प्रशिक्षणार्थियों, ये सामाजिक संरचना इस प्रकार की होने से महिलाओं को सशक्त करने में एक बहुत बड़ी बाधा का सामना करना पड़ रहा है। स्त्री या महिलाओं की अशिक्षा भी एक बहुत बड़ी बाधा है, जिसकी वजह से, जिन कारणों से महिलाओं को सशक्त करने में एक बहुत बड़ी बाधा का सामना करना पड़ रहा है। और अगला बिंदु है महिलाओं का संकोची स्वभाव का होना। महिलाएं स्वभाव से संकोची हैं और उनका समाजीकरण इसी प्रकार से किया गया जिससे कि वो अपने जीवन भर संकोची स्वभाव से ही अपना जीवन जीती हैं। वो संकोच उनके समाजीकरण में, उनके परिवार से ही उनको ये जाम पिलाया जाता है कि महिलाएं हैं, झुक कर रही है, शर्मा कर रही है, संकोच में रही है, दायरे में रही है, लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं कीजिए। उनको ये जाम पिलाए जाते हैं अपने परिवार से, और उसी सोच को लेकर वो समाज में जाती हैं। समाज उनके इस संकोची स्वभाव का शोषण करता है, दमन करता है, उनके साथ उनके संकोची व्यवहार होने से दुर्व्यवहार होता है। दोहरे सामाजिक मापदंड। हमारे समाज में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, एक तरफ ऐसा कहा जाता है और दूसरी तरफ महिलाओं को दोयम दर्जा हमारे समाज ने प्रदान कर रखा है। तो इस प्रकार के दोहरे मापदंड भी महिलाओं के सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ी बाधा है। महिलाओं की आर्थिक पराधीनता, जैसे कि मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि महिलाएं आर्थिक रूप से पुरुषों के अधीन हैं। वो अपने पिता के यहाँ हाथ फैलाती हैं, वो अपने पति के घर हाथ फैलाती हैं, पति के सामने, और वृद्धावस्था में पुत्र आदि के सामने हाथ फैलाती हैं, क्योंकि सुबह से लेकर देर रात तक जो श्रम किया, उस श्रम के करने में, उनको उस गृह कार्य के करने में परिवार में कुछ भी नहीं मिला। उसके एवज में उनको कोई पैसा नहीं मिलता। इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति के कमजोर होने के कारण महिलाएं पुरुषों के ऊपर आश्रित हो गई हैं। तो ये आर्थिक पराधीनता या आर्थिक पराश्रितता एक बहुत बड़ा कारण है, महिलाओं को सशक्त करने में एक बहुत बड़ी बाधा है। असुरक्षा का भय। महिलाओं का समाजीकरण इस प्रकार से किया गया है कि वो पुरुषों के बिना सुरक्षित नहीं रह सकती, इसलिए उसको घर से ही इस प्रकार का असुरक्षा का भय बना दिया जाता है, और वो इसी उधेड़-बुन में अपना पूरा जीवन निकाल सकती है। वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती और इसी भय को वो अपनी नियति, अपनी तकदीर बनाकर चलती रहती है। दूषित राजनीतिक माहौल। जब तक महिलाएं राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं करेंगी, तब तक महिलाओं को सशक्त नहीं किया जा सकता। महिलाओं को राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए राजनीति में आना होगा। राजनीति में आने के लिए
महिलाओं को राजनीतिक वातावरण और उस दूषित वातावरण, भ्रष्टाचारी वातावरण से मुक्त करना होगा। तो इसलिए जो राजनीतिक वातावरण है, राजनीतिक माहौल है, वो भ्रष्टाचार से भरा पूरा है, वहाँ शोषण है महिलाओं का। तो जब तक इस राजनीतिक वातावरण को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक महिलाओं को सशक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए राजनीतिक भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी बाधा है महिलाओं को सशक्त करने में। आर्थिक जागरूकता का अभाव, जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि महिलाएं दिन भर मेहनत करती हैं, उसके बदले में उनको घर में कुछ नहीं मिलता। जब तक वो इस श्रम को अर्थ से नहीं जोड़ेंगी, अर्थात जो वो काम कर रही हैं, परिवार में आप कोई नौकरानी लगा कर देखो, अपने बच्चों को पलवा कर देखो, तो आपको परिवारजनों को या परिवार के मुखिया को एहसास हो जाएगा। किस बात का एहसास हो जाएगा? कि उसको भुगतान करना पड़ेगा। तुरंत दान महाकल्याण कुछ ऐसे बोलते हैं। तो इधर भुगतान कीजिए तभी आपका काम होगा, वरना नहीं होगा। नौकरानी रूठ जाएगी, नौकरानी भाग जाएगी। बच्चों को रखने के लिए, परवरिश के लिए जो आया, गवर्नेंस जो भी रखी है आपने, वो चली जाएंगी। आपकी कुक, आपकी जो पोंछे वाली है, झाड़ू वाली है, वो काम नहीं करेगी। आपकी रसोई में, किचन में जो काम करती है वो नहीं करेंगी। सबके लिए भुगतान करना होता है और घर की महिलाओं के लिए कोई भुगतान नहीं है। तो महिलाओं को अपने अर्थ के प्रति, आर्थिक हितों के प्रति जागरूक होना होगा। तो इसलिए महिलाएं सशक्त नहीं हो पाई हैं, क्योंकि वो अपने आर्थिक हितों के प्रति जागरूक नहीं है। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि ये विभिन्न तत्व बाधक हैं महिलाओं को सशक्त करने में। तो अब हम यहाँ चर्चा करते हैं कि महिला सशक्तिकरण को जो बाधा है, उन बाधक तत्वों को दूर करने के कुछ उपाय। नंबर 1, हमको समानता पर आधारित सामाजिक संरचना का निर्माण करना होगा। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले में कम आंका जाता है या उनको समाज ने दोयम दर्जा प्रदान कर रखा है। महिला सशक्तिकरण तब होगा जब स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिल जाएंगे, जब स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा मिल जाएगी, जब स्त्रियों को पुरुषों के समान रोजगार मिल जाएगा, जब स्त्रियों को पुरुषों के समान स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो जाएंगी। जब तक महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान नहीं किए जाएंगे, तब तक महिला सशक्तिकरण की बात करना बेमानी होगा। हमारे समाज की सामाजिक संरचना में हमको एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए गए हों। चाहे वो क्षेत्र राजनीतिक हो, आर्थिक हो, शैक्षिक हो, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के समान, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, नौकरी का हो, पद का हो, महिलाओं के उन समस्त हितों को साधना होगा, पुरुषों के समान प्रदान करना होगा जो हमने पुरुषों को प्रदान कर रखे। सामाजिक संरचना में महिला सशक्तिकरण की बात क्यों चली?
वो बात क्या आपने सुना? कभी पुरुषों के संगठन निर्मित हुए हैं कि पुरुषों का शोषण हो रहा हो और उन्होंने अपना संगठन बना लिया हो? क्योंकि उनको संगठन की आवश्यकता नहीं है, वो समर्थ हैं। तो हमको भी सामाजिक संरचना में महिलाओं को समर्थ करना होगा, और हम समर्थ महिलाओं को तभी कर पाएंगे जब हमारे समाज की सामाजिक संरचना स्त्री और पुरुष की समानता पर आधारित हो। आर्थिक आत्मनिर्भरता। महिलाओं को जब तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बनाया जाएगा, महिलाएं जब तक अपने आर्थिक हितों के प्रति जागरूक नहीं होंगी, तब तक महिला सशक्तिकरण में ये बाधाएं आती रहेंगी। महिलाएं सशक्त उस दिन होंगी जब महिलाएं पुरुषों के समान रोजगार के अवसर प्राप्त कर लेंगी, जब महिलाओं को पुरुषों के पराधीन आर्थिक रूप से नहीं रहना पड़ेगा। महिलाओं को पुरुष की इस आर्थिक पराधीनता से छुटकारा दिला दिया गया तो निश्चित रूप से महिलाएं सशक्त हो जाएंगी। ये आर्थिक रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना होगा। महिलाएं पिता के घर हाथ फैलाती हैं, महिलाएं पति के सामने हाथ फैलाती हैं, महिलाएं पुत्र आदि के सामने हाथ फैलाती हैं। इससे उनका साहस, उनकी निर्भीकता कम होती जाती है और वो पुरुष के सामने गुलामों की तरह अपनी जिंदगी को गुजारती हैं। वो एक दासी, वो एक सेविका के रूप में घर में कार्य करती रहती हैं और उनका वो साहस डर में तब्दील हो जाता है। उनकी वो मेहनत बेकार चली जाती है, क्योंकि जो परिवार में सुबह से लेकर देर रात तक श्रम किया है, उस श्रम के एवज में उनको कोई भी धन नहीं मिलता। इसलिए महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिससे कि महिलाओं को सशक्त किया जा सके। घर में स्त्री और पुरुष, आपने टीवी पर एक ऐड देखा होगा, एक महिला के पति आते हैं थककर अपने कार्य को करने के बाद, और वो उनको पानी पिलाती हैं, इधर कपड़े धोने जाती हैं, एक हाथ से कपड़ा निचोड़ती हैं, तो उनका पति कहता है कि एक हाथ से कपड़ा निचोड़ा नहीं जा सकता, कपड़े दोनों हाथों से निचोड़े जा सकते हैं। तो वो यही कहती है महिला कि घर भी एक हाथ से नहीं चलाया जा सकता, मैं यूनिफॉर्म सिलाई का कार्य कर लेती हूँ, परिवार को दोनों मिलकर चलाएंगे, अच्छा घर होगा, अच्छा बंगला होगा। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाएं सशक्त इसलिए नहीं हैं क्योंकि परिवार उनका सहयोग नहीं करता है। परिवार जो भी कार्य महिलाओं को सौंपे गए हैं, वो उसके अपने कार्य समझकर पारिवारिक लोग उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं और वो सुबह से लेकर देर रात तक वो अकेली कार्य करती रहती हैं। उसका इतना ही कार्य है परिवारीजनों की सेवा करना, परिवारीजनों को खुश रखना और उनके सामने उफ नहीं कहना। इसके बावजूद पारिवारिक हिंसा को बर्दाश्त करना, ये उनकी तकदीर बन जाती है। प्रशिक्षणार्थियों, अगर परिवार के लोग
जिम्मेदारी समझते हुए महिलाओं के कार्यों में या जिन जिन के कार्य हैं उनको वो जिम्मेदारी के साथ निभाएं, तो निश्चित रूप से जिन कर्तव्यों का पालन महिलाएं कर रही हैं उनमें पुरुषों का सहयोग हो, और जिन कार्यों को पुरुष कर रहे हैं उनमें महिलाओं का सहयोग हो, तो निश्चित रूप से महिलाओं को ये सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा होगी। प्रशिक्षणार्थियों, आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को सहयोगपूर्ण पारिवारिक दायित्व निभाने के लिए प्रेरित करना है। जब तक परिवारजन सहयोग नहीं करेंगे महिलाओं का पारिवारिक कार्यों में और उन कार्यों में जो वो बाहर करते हैं, खेतीबाड़ी के हों, रोजगार के हों, व्यवसाय के हों, तो उनमें सहयोग दें और सहयोग लें। निश्चित रूप से महिलाओं की और पुरुषों की ये सहयोगी भूमिका उन महिलाओं को मजबूती प्रदान करेगी, सशक्ति प्रदान करेगी, वो सशक्त हो जाएंगी। जिस प्रकार परिवार में पुत्र के जन्म पर जश्न मनाया जाता है, पुत्र के जन्म के साथ उसकी शिक्षा पर, उसके हेल्थ पर, उसके पद पर, उसकी नौकरी पर ढेर सारे प्रशिक्षणार्थियों समान शिक्षा का प्रसार करना होगा, जिससे कि हम महिलाओं को सशक्त कर सकें। शिक्षा की असमानता भी एक बहुत बड़ी बाधा है महिलाओं को सशक्त करने में, क्योंकि महिलाएं सशक्त होंगी, शिक्षित होंगी तो वो जागरूक भी हो जाएंगी, और वो जागरूकता उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करेगी, उनके कर्तव्यों के प्रति वो जागरूक होंगी, और ये देश के विकास में बहुत बड़ी बात होगी। देश के विकास को लाने में ये महत्वपूर्ण उनकी भूमिका होगी। प्रशिक्षणार्थियों, हीन भावना को कम करना। लड़के को पढ़ाया जाता है, लड़कियों की पढ़ाई छुड़ा दी जाती है, उनका बाल विवाह कर दिया जाता है, तो ये शिक्षा की असमानता है। तो इस असमानता को दूर करना होगा और स्त्री और पुरुष दोनों की शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना होगा। हीन भावना, महिलाओं में हीन भावना अपने परिवार के उस समाजीकरण से ही हो जाती है। वो बेटे के लिए जश्न, बेटे के लिए शिक्षा सुविधाएं, बेटे के लिए हेल्थ फैसिलिटीज, बेटे के लिए रोजगार के अवसर, बेटे के लिए सब कुछ, बेटे के लिए पैतृक संपत्ति, तो इन सारी बातों से वो महिलाएं हीन भावना से ग्रसित हो जाती हैं। वो यही दुआएं करती हैं कि अगले जन्म में हे भगवान, खुदा, ईश्वर, मालिक, गॉड, हमें बेटी ना बनाना। ये दंत कथाएं नहीं है, ये सत्य कथाएं हैं। उनको हीनता का अनुभव होता है कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा क्या अस्तित्व है। सारी सुविधाएं पुरुषों के लिए। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। अवतार पैगंबर जनती है फिर भी शैतान की बेटी है। वो देखो किस्मत की कैसी हेटी है। अवतार पैगंबर जनती है फिर भी शैतान की बेटी। ये साहिर लुधियानवी साहब सही कह रहे हैं कि महिलाएं अपने लिए तकदीर की हेटी समझती हैं, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं पुरुषों के लिए हैं, जबकि उन अवतारी पुरुषों को जन्म देने वाली माँ ही है, और उसके साथ ये खिलवाड़ क्यों। प्रशिक्षणार्थियों, ये हीन भावना महिलाओं के सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए महिलाओं की इस हीन भावना को मनोवैज्ञानिक आधार पर दूर किया जाना आवश्यक है। सामाजिक नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना। जब तक हम हमारे समाज के और उन नैतिक मूल्यों को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक हम महिलाओं को सशक्त नहीं बना सकते।
राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम करना, जैसा कि मैंने बताया महिलाओं के राजनीति में आने पर वर्जित माना जाता है, बुरा माना जाता है, वह महिलाओं को यूज करते हैं और उनके साथ कभी कभी दुर्व्यवहार भी हो जाता है। तो महिलाओं का राजनीति में शोषण, महिलाओं का राजनीतिक दमन, इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए राजनीतिक क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करना होगा। तब हम महिलाओं को वो राजनीतिक अधिकार प्रदान करने में सफल हो पाएंगे जिससे कि वो अपने आप को मजबूत कर सकें। प्रशिक्षणार्थियों, विशेष कानूनों का निर्माण किया जाए जो महिलाओं के हितों के लिए हों। ऐसे कानूनों का निर्माण करके हम महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं जिनमें महिलाओं के हितों को साधा गया हो। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना होगा और इसके लिए सरकार, समाज और स्वयं महिलाओं को आगे आना होगा। सरकार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, लेकिन जब तक महिलाएं खुद जागरूक नहीं होंगी, महिलाएं जब तक उठ खड़ी नहीं होंगी, तब तक हम महिलाओं को सशक्त नहीं कर सकते। और उसके लिए उनकी इच्छा शक्ति का होना, महिलाओं की इन कार्यों में भागीदारी होना और महिलाओं का सक्रियता। जब तक महिलाएं एक्टिव नहीं होंगी अपने अधिकारों के प्रति, जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी अपने कर्तव्यों के प्रति, तो उनको वो शक्ति प्रदान नहीं की जा सकती। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को उठ खड़े होना होगा और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना होगा, जिससे कि जो क्षमता उनमें अंदर है, जो योग्यता उनके अंदर है, उसको वो कार्य में ले सके। प्रशिक्षणार्थियों, निश्चित रूप से महिलाएं सशक्त हो जाएंगी और हमको उनकी इन बाधाओं को दूर करना होगा। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ आपके समझ में जरूर आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पुनः रिपीट कर करके देख लीजिएगा, समझ में जरूर आएगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।